हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ है, अपना स्टडी के ऊपर आप लोगों ने फोकस बना के रखा हुआ है। प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है और एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक एग्रीमेंट के अंदर क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जिसके बेसिस पे वी कुड से इट्स ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक जो इस वीडियो के अंदर जो मैंने बताया है, इवन अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है ऑल एग्रीमेंट्स दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर एग्रीमेंट, डिस्कस द स्टेटमेंट कि सारे एग्रीमेंट जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्रीमेंट है। तो उसका सोल्यूशन भी मैंने इस वीडियो के अंदर डाला हुआ है, समझाया हुआ है कि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमने इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। और ये जो बिजनेस लॉ है, ये जो टॉपिक है दैट इज रेलिवेंट फॉर बीबीए थर्ड सेमेस्टर, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एंड ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग सीए फाउंडेशन लॉ। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। बिफोर मूविंग टू द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज माय ऐप, एडिशनल ऐप, जिसके अंदर ये वाली पीपीटी जो है बीकॉम फर्स्ट सेम के जो बच्चे हैं वहां पे उनके स्टडी मटेरियल के अंदर फ्रीली अवेलेबल है। ये जो ऐप है रेलिवेंट फॉर कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग। ये गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड हो जाती है। और यहाँ पे मैंने काफी सारे कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं, इवन बिजनेस लॉ फॉर बीबीए बीकॉम, इवन फाउंडेशन के लिए भी जो भी आपका सिलेबस है वो सारा यहाँ पे कवर किया हुआ है, तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। अगेन देयर इज ए रेपुटेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम लॉ पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें बार बार रिपीटेडली हमें बतानी पड़ती हैं ताकि बच्चा उन चीजों के साथ फेमिलियराइज हो जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है और आप राइट टाइम पे उसको चुका नहीं पाए तो वो कोर्ट के अंदर जाना चाहता है, तो आप उसको ऑफर देते हो कि मैं आपको इंक्रीज इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है इन एग्रीमेंट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए। तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर वो एग्रीमेंट्स आ जाते हैं जो लीगली बाइंडिंग होते हैं, जो लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं। लीगली इन्फोर्सेबल का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स है उसको ब्रीच करती है, तोड़ती है, तो हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, उससे कंपनसेशन ले सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो लीगली इन्फोर्सेबल का मतलब ये होता है। सेक्शन 2H ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कि वो एग्रीमेंट उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। लॉ कहता है कि भाई इसको एज इट एग्जीक्यूट करना है या तुमने ब्रीच किया है तो यू हैव टू मेक द कंपनसेशन। Solomon has defined contract agreement है, creating and defining the obligation between the parties। तो कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो दो पार्टीज के बीच में लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है, बताता है। Frederick Pollock says every agreement and promise enforceable at law is called a contract. So what are the elements of the contract? देखो दो चीजें उभर के आती हैं, एक एग्रीमेंट आता है, एक इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ। अगर कॉन्ट्रैक्ट को हम देखते हैं तो उसके अंदर दो चीजों का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है एक बंदा ऑफर दे रहा है, दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो एग्रीमेंट होना चाहिए। और सेकंड जो है दैट शुड बी इन्फोर्सेबल एट लॉ। अगर मैं किसी को कहूँ कि मैं अपना जो ऑफिस है मैं तुझे 100 रुपीज में सेल कर दूंगी, तो ये ऑफिस मेरी ऑनरशिप ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं क्योंकि मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास तो यहाँ पे जो मैंने बात की है वो मजाक में की है, कोई लीगल इंटेंशन नहीं है। अगर मैं किसी को सेल भी कर दूं तो ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बनने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए और जिसको हम लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं। अब एग्रीमेंट का मतलब क्या है? देखो जो एग्रीमेंट है एक पार्टी प्रॉमिस करती है और दूसरी पार्टी उसके बदले में प्रॉमिस करती है। एज एवरी प्रॉमिस, जैसे मैंने आपको कहा कि आप मेरी पिक्चर पेंट कर दीजिए, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने कहा ठीक है आप मुझे 200 दे देना, मैं आपकी पिक्चर पेंट कर दूंगा। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस
फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। जैसे ए ने बी से कहा कि आई विल पेंट योर पिक्चर, बी को, और बी ने कहा ठीक है आई विल गिव यू 200। तो यहाँ पे ए ने बी को ऑफर दिया कि 200 के बदले में मैं तेरी पिक्चर पेंट कर दूंगा। ए को 200 मिल जाएगा और बी को उसके बदले में पिक्चर मिल जाएगी। प्रॉमिस का मतलब होता है एक प्रपोजल। जब एक पार्टी ऑफर देती है दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, देन इट बिकम्स ए प्रॉमिस। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द एग्रीमेंट? देखो एक व्यक्ति जिसको हम ऑफर, जो व्यक्ति ऑफर देता है दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, इसका मतलब है कि जैसे देखो दो पार्टीज का होना जरूरी है, दो या उससे ज्यादा भी हो सकती है। अब मैं खुद को क्या ऑफर दूंगी, तो दूसरे को ऑफर देनी है, दूसरे ने एक्सेप्ट करना है, तो देयर शुड बी मिनिमम टू पार्टीज। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिस व्यक्ति को हमने ऑफर दिया है, सिग्निफाई हिज असेंट। असेंट का मतलब है कि ठीक है वो कंसेंट दे देता है। जैसे मैं एक को कहती हूँ कि आप मेरी रेड कार जो है, मारुति कार जो है 80,000 में परचेज कर लीजिए, तो वो कहता है कि ठीक है मैं आपकी रेड मारुति कार 80,000 के अंदर परचेज कर लेता हूँ। अब उसने मुझे एक्सेप्टेंस दे दी, हाँ मोहर लगा दी। सिग्निफाइज असेंट का मतलब होता है कि उसने अपनी कंसेंट दे दी कि ये आपकी जो ऑफर है मुझे एक्सेप्टेबल है। जब प्रपोजल, जब हम किसी को ऑफर देते हैं वो एक्सेप्ट हो जाता है, देन इट बिकम्स प्रॉमिस एंड देन इट बिकम्स एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के अंदर क्या है कि फर्स्ट पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, देन इट बिकम्स द एग्रीमेंट। ए वांट टू सेल इस मारुति कार 88 मॉडल फॉर ₹50,000, और देखो ए जो है बी को ऑफर दे रहा है, बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है मैं तेरी मारुति कार जो 88 मॉडल है 50,000 के अंदर आई विल परचेज। तो दिस इज द एक्सेप्टेंस। ए मेक्स ए प्रॉमिस टू सेल हिज कार फॉर ₹50,000। he will get 50,000 for his car, b will give him 50,000 और बदले में उसको क्या मिलेगा, कार मिल जाएगी। एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल एट लॉ, अगर हम चाहते हैं कि एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए तो वो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करें। लीगल इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कल को कोई पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करती तो दूसरी पार्टी जो है उस कोर्ट के अंदर जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जो प्रपोजल दिया था वो एक्सेप्ट कर लिया, वो एग्रीमेंट होगा। और सेकंड कंडीशन जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं अपना घर जो है तुम्हें 10 रुपए में सेल कर दूंगा, तो यहाँ पे ये बात जोकिंगली कही है, यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। तो हियर द इंटेंशन इज नॉट टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, पहले प्रपोजल है, एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, देन इट बिकम्स द एग्रीमेंट। जब कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं तो उसके अंदर एग्रीमेंट होना चाहिए, और सेकंड थिंग जो है लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो जाके कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने केस बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम केस। लीडिंग केस है बालोफर वर्सेस बालोफर। मिस्टर बालोफर जो थे वो सैलॉन में जॉब करते थे, वो उनकी वाइफ बीमार होती है तो उनके साथ नहीं जा पाते, तो कहते हैं कि ठीक है यू स्टे हियर, मैं तुझे हर महीने जो है 30 पाउंड भेजूंगा, लेकिन वहां पे वो नहीं भेज पाते। तो जो मिसेस बालोफर थी, जो उनकी वाइफ थी, वो कोर्ट के अंदर चली जाती है और अपने हस्बैंड के खिलाफ मुकदमा ठोक देती है। कोर्ट कहते हैं कि भाई ये तो आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, आप कोर्ट में क्यों लेके आ रहे हो, तो ये एक लीगली बाइंडिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो हमने ये देखना है कि एग्रीमेंट जो है एक वाइडर टर्म है। एग्रीमेंट के अंदर सोशल भी आ जाता है, डोमेस्टिक भी आ जाते हैं, और अगर वो लीगली इन्फोर्सेबल है तभी वो जाके कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अगर मैं आपको चाय पे बुलाऊं और कह दूं मैंने तो चाय नहीं पिलानी आपको, तो आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट जो है डेट इज ए वाइडर टर्म, व्हेन एन ऑफर इज मेड इट इज एक्सेप्टेड। ये तभी कॉन्ट्रैक्ट बनती है जो सेक्शन 10 के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स दिए हुए हैं उन सबको पूरा करती है, तभी हम कहते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट तो है बट इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट विच आर नॉट इन्फोर्सिबल एट लॉ और नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये हमें बात ध्यान में रखनी है कि जो एग्रीमेंट लॉ के अंदर हम नहीं जा सकते वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे बालोफर वर्सेस बालोफर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो एक एग्रीमेंट था। वो भी कौन सा एग्रीमेंट था, डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, जो कि लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं क्रिएट करता था। एग्रीमेंट बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी आ जाते हैं, इवन लीगल इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट जो है वही चीज है जो लीगली इन्फोर्सिबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट,
जैसे देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन 10 के अंदर वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन होना चाहिए, बदले में लॉफुल कंसिडरेशन। अब मैं आपको कहूँ कि मैं तुझे रिश्वत दूंगी और तू मुझे जॉब दिला दे, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। कैपेसिटी ऑफ पार्टी, द पार्टी दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जो ऑब्जेक्टिव है लॉफुल होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ये नहीं मेरी कन्फर्टी पे आपने गन रख दी और कहा कि भाई एग्रीमेंट पे साइन कर। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग ये नहीं कि इम्पॉसिबल हो जिसको हम परफॉर्म ही ना कर सके। नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं दे शुड बी कंप्लीटेड। So, in terms of the section 10 of the Contract Act, all the agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to enter into for lawful consideration with a lawful object, not essential declared to be void. देखो वो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगर वो सेक्शन 10 के अंदर जो कंडीशंस बताई हुई हैं उनको फुलफिल करते हैं। तो सेक्शन 10 जो है कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव नहीं है। कुछ ऐसे अदर सेक्शंस हैं जो चाहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, तभी वो जाके एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। देखो एग्जाम के अंदर कई बार बच्चे लिखते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं ये वैलिड हो सकता है, वॉइड हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है। इनवैलिड आपने कहीं पे भी नहीं लिखा। अगर इनवैलिड लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल, ये तीन जो है टर्मिनोलॉजी जो कि मैं अगले लेक्चर के अंदर आई विल बी एक्सप्लेनिंग। दो पार्टीज का होना जरूरी है। एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट देती है। और कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे एक फर्म है वो भी दूसरी बंदे को ऑफर दे सकती है। जैसे गुजरात वर्सेस रामलाल कंपनी के केस में हुआ था कि पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन होती है तो जो एसेट्स बच जाती हैं तो वो पार्टनर सोचते हैं कि आपस में हम डिवाइड कर लेते हैं। अब सेल टैक्स ऑफिसर कहता है कि भाई मैं तो टैक्स लगाऊंगा, तो वो कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो एसेट की ऑनर है, ज्वाइंट ऑनरशिप है, तो यहाँ पे ये सेलर और बाय कैसे हो गए, तो ये इसके अंदर कवर नहीं होते। प्लस सेल और बाय की ट्रांजेक्शन नहीं है। एक पार्टी ऑफर देगी, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट के अंदर मैं अगर आपको कहूँ कि मैं आपको लंच पे बुला रही हूँ, फिर मैं तो लंच खिलाती नहीं। अगर आप आ जाते हो मेरे घर पे, या मैं अपना घर नहीं खोलती, आपको वेलकम नहीं करती या लंच ऑफर नहीं करती, तो डेफिनेटली आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट है। तो मतलब जो पार्टीज के अंदर लीगल जो रिलेशन है क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए, तभी जाके ये जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो होते हैं कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता, जैसा कि हम लोग बालोफर वर्सेस बालोफर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। और उसी तरह ही देखो कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि वो रिटन फॉर्म में होने चाहिए। जब हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा रजिस्टर होना चाहिए, तभी वो जाके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उसी तरह सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए कि जिसको अगर मैं कहूँ कि भाई एक कार, उसके पास बहुत सारी कार है, मैं कहती हूँ कि मैंने तेरी कार खरीदनी है, तो ये कोई मतलब कन्वे नहीं करता। यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी कार, कौन सा ब्रांड, कौन सा मॉडल जो है, कौन से ईयर की मैं खरीदना चाहती हूँ। मतलब सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, वेगनेस नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ए जो है बहुत सारा ऑयल के डीलर है और हम उसको कहते हैं 100 टन ऑफ ऑयल, भाई कौन सा 100 टन ऑफ ऑयल? जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो तो आपको बताना पड़ेगा बुक कौन सी ऑथर की चाहिए, बुक का टाइटल क्या है, आपको बताना पड़ेगा। खैर वो इसके चीज के अंदर कवर नहीं होता। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब है कि जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं तो वेगनेस नहीं होनी चाहिए, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, कि ये ना हो कि पता ही ना चले कि क्या हम सेल कर रहे हैं, क्या हम बाय कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि कोई एक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इम्पॉसिबल है। अगर कोई बंदा कहे कि मैं तो डेड बंदे में जान डाल दूंगा, आप मुझे 10 लाख ट्रांसफर कर दे, अब डेड बंदे में जान डालना बहुत इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। या दो पैरेलल लाइंस को मिला दूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको इम्पॉसिबल हो जाए, जो परफॉर्म करना ही पॉसिबल ना हो जाए। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10। फर्स्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखो लॉफुल है ऑफर, लॉफुल ऑफर का मतलब होता है कि जैसे मैं किसी को कहूँ कि तू उसका बैंक लूट ले, ये लॉफुल नहीं है, ये लॉ के खिलाफ है, लॉ ऐसी चीजों को परमिट नहीं करता। व्हेन आई से लॉफुल ऑफर, तो इट शुड बी एज पर द लॉ, लॉ के द्वारा परमिटेड होनी चाहिए। दे इट शुड बी लॉफुल ऑफर बाय वन पार्टी एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आपने नहीं, आपने भी साथ में कंडीशन लगाई नहीं, बिना किसी कंडीशन के आपने उस चीज को एक्सेप्ट करना है।
अगर ए जो है बी को कहता है कि मैं अपनी रेड मारुति कार आपको 25,000 में सेल करना चाहता हूँ, तो मिस्टर बी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये एक वैलिड एग्रीमेंट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लॉफुल कंसेशन का मतलब होता है कि देखो जब भी हम कोई चीज करते हैं तो बदले में हमें मिलना चाहिए। अगर मैं अपने घर के अंदर अपने बच्चों की देखभाल करती हूँ तो वो क्या है कि बदले में कुछ नहीं मिलता, तो वो इसके अंदर नहीं कवर होगा। अगर आपको कोई व्यक्ति जो है जैसे यहाँ पे उसने कार सेल की है तो उसके बदले में उसको पैसा मिलना चाहिए, या कोई उसका मतलब जो कंसिडरेशन है बदले में जो आपको मिल रहा है वो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, पार्टली कैश पार्टली काइंड में भी हो सकता है। तो समथिंग इन रिटर्न। लॉ ये नहीं देखता कि अगर मैंने 10 लाख की चीज अपनी 5 लाख में सेल कर दी, अगर दोनों पार्टीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लॉ इसके अंदर नहीं जाएगा कि ठीक है बदले में आपको मिल रहा है। समथिंग इन रिटर्न, बदले में क्या मिल रहा है? ए पे की पिक्चर पेंट कर रहा है तो बदले में व्हाट इज दैट, मतलब कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। बी उसको 200 रुपीज दे रहा है, तो इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन ए कॉन्ट्रैक्ट। ग्रेशियस होता है कि जब हम कहते हैं कि ठीक है मैं तेरे बच्चे को संभाल लूंगी, कोई बात नहीं तू चला जा, तो यहाँ पे देखो कोई पैसा नहीं लिया। बट अगर कोई क्रैच वाली है, ठीक है मैं तेरे बच्चे की देखभाल करूंगी बट मुझे उसके बदले में यू हैव टू मेक ए पेमेंट ऑफ 2000 पर मंथ, तो ये क्या है, कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, ये लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन और जो उद्देश्य है वो लॉफुल नहीं होना चाहिए। अब जैसे चार बंदे हैं बैंक को लूटते हैं, फिर बाद में बैंक का पैसा जब बांटते हैं तो आपस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे क्या है कि देखो ऑब्जेक्टिव भी उनका गलत था और कंसिडरेशन भी गलत थी। या मैं किसी को कहूँ कि मैं तुझे 2 लाख की रिश्वत दूंगी और तू मुझे जॉब दिला दी, तो यहाँ पे भी क्या है कि जो प्रतिफल है, जो कंसिडरेशन है वो लॉ के अगेंस्ट जाती है। तो जो बदले में हमें मिल रहा है, एक पार्टी ने कार दी है उसके बदले में उसको पेमेंट, और दूसरी पार्टी ने पैसे दिए हैं उसके बदले में उसको कार मिली, तो यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य है, जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। कंसेंसस एड आइटम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी को चीज की ऑफर देते हैं तो उस व्यक्ति को पता होना चाहिए मुझे किस चीज की ऑफर दी है। दोनों के दिमाग के अंदर उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो सेम होनी चाहिए। मैं अपनी रेड मारुति कार बी को सेल करना चाहता हूँ बट वो सोच रहा है कि शशि मैम उसको स्टीम कार सेल कर रहे हैं। अब दोनों के माइंड के अंदर क्या है कि कार की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कंसेंसस एड आइटम का मतलब होता है कि माइंड्स ऑफ बोथ द पार्टी मस्ट बी एड आइटम, सेम होना चाहिए, दोनों के अंदर सेम इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। Two party must have agreed about the subject matter of the contract at the same time in the same sense। अगर मैं रेड मारुति कार सेल कर रही हूँ तो दूसरा बंदा भी यही सोचे कि मुझे रेड मारुति कार की ऑफर हुई है। Like A wanted to sell his red Maruti car but B accepted the offer intending to be red still। अब दोनों के माइंड में इंटेंशन सेम नहीं है तो इट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे कंसेंसस एड आइटम मिसिंग है। उसी तरह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पार्टी दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। इसका भी हम फुल फ्लेज चैप्टर करेंगे। पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 डिफाइन करता है कि ये व्यक्ति जो है दे आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एक तो जो भी लॉ है जैसे हमारे इंडिया के अंदर 18 ईयर का व्यक्ति जो है वो मेजर हो जाता है, कुछ सिचुएशन के अंदर वो 21 ईयर का होता है, तो मेजर होना चाहिए उस लॉ के मुताबिक, माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर के साथ अगर करते हैं तो वो हमारा जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। साउंड माइंड का होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अब माइनर जो है लुनैटिक इडियट जो के पागल व्यक्ति होते हैं या एक शराबी बंदा जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तब पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का मतलब है कि जब हमने ए को ऑफर दिया, ए ने बी को ऑफर दिया तो बी ने अपनी मर्जी से इसको एक्सेप्ट किया। ये नहीं है कि ए ने बी को धमकी दी कि मैं तेरे बच्चे को कैद कर लूंगा अगर तूने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, या उसकी कनपटी पे गन रख दिया कि हाँ भाई यू हैव टू साइन दिस एग्रीमेंट। कंसेंट मींस द पार्टी मस्ट हैव एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कंसेंसस एड आइटम होना चाहिए। और सेकंड थिंग, आपने अपनी मर्जी से उसको ऑफर दी है, दूसरे व्यक्ति ने अपनी मर्जी से उसको एक्सेप्ट किया है। इसको भी हम बहुत डिटेल के अंदर करेंगे। जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। तो जब कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली तभी फ्री होता है जब इट इज नॉट कॉज बाय कोहर्शन, जिसके अंदर हम कनपटी पे गन रख लेते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है जब मेंटली हम आपको डोमिनेट करते हैं। फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर ये कंसेंट इनके द्वारा कॉज नहीं है देन इट इज ए फ्री कंसेंट। लॉफुल ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं उसका उद्देश्य लॉफुल होना चाहिए, लॉ के द्वारा मना नहीं किया होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन का मतलब होता है कि लॉ मना नहीं करता, हाँ भाई तो कर सकता है। जैसे हम कहें कि चारों फ्रेंड्स मिलके चल बैंक लूटते हैं या इसका घर जलाते हैं, तो लॉ इसको मना करता है कि किसी को आपने नुकसान नहीं देना, कोई चोरी और ठगी नहीं करना। अगर ये करते हो तो ये क्रिमिनल एक्ट है, फ्रॉडुलेंट एक्ट नहीं होना चाहिए। या हम कहें कि ठीक है तेरी इसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दे, मैं तुझे 2 लाख दे दूंगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या कोर्ट मानती है कि ये चीज नैतिकता के खिलाफ है। तो जब भी हम एक एग्रीमेंट करते हैं, ये फोरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। इसके अंदर किसी व्यक्ति को हमने चोट नहीं देनी, ना उसकी प्रॉपर्टी को, ना उसको पर्सनली। और ऐसे भी जो एग्रीमेंट जिनको कोर्ट मानता है कि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो हमारा यहाँ पे उद्देश्य जो है लॉफुल होना चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटीज उसी तरह क्या है कि देखो, अगर ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके बाद अगर उसके अंदर जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, स्टैंपिंग है, रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपरली साइंड होना चाहिए, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, तभी जाके क्या होता है कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर सारे एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है, अगर इनमें से कोई भी मिसिंग है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है या तो वॉइड होएगा, या इलीगल होएगा, या अनइन्फोर्सेबल होएगा, या वॉइडेबल होगा, जो कि मैं आपको अगली वीडियोस के अंदर बताऊंगी। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, वॉइड क्या होता है, इलीगल क्या होता है। अनइन्फोर्सेबल का मतलब होता है कि अगर हमारा जो एग्रीमेंट है वो सारी चीजों को पूरा नहीं करता, तो उसको हम कोर्ट के अंदर जाके इन्फोर्स नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही क्या है कि हमारा यहाँ पे ये टॉपिक जो है खत्म हो गया है। होपफुली आप लोगों को ये चीजें जो है समझ में आ चुकी होंगी। अगर नहीं समझ में आई, अगर आप कहीं पे भी कोई पॉइंट के अंदर डाउट लगता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। तो वो भी जो आपका डाउट होगा उसके लिए आई विल बी ब्रिंगिंग सेपरेट वीडियो, ताकि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब माय चैनल